हिंदुस्तान के महाब्रांड्स, आपने पिछले एपिसोड्स में देखा होगा कि हम ऐसी शख्सियतों को खोज कर लाते हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में और भारत में अपने दमखम से, अपनी बिजनेस विजन से ऐसे एम्पायर्स क्रिएट किए जो कि अपने आप में एक मिसाल बने। इसी श्रृंखला में आज हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर पहुंचे हैं और लखनऊ शहर में एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने पिछले 37 साल में एक ऐसा रियल एस्टेट ब्रांड क्रिएट किया है जो भारत में ही नहीं, आज दुबई, यूएई, पूरे मिडिल ईस्ट में भी फेमस है। तो मेरे साथ आज हैं श्री खालिद मसूद जी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शालीमार रियल एस्टेट ग्रुप के। नमस्कार खालिद जी। नमस्कार रजत जी। खालिद जी, इतना बड़ा विजन कैसे दिमाग में आया और कौन सा ऐसा माइलस्टोन था जहां से ये शुरुआत हुई कि शालीमार को शुरू किया जाए, एक ग्रुप बनाया जाए, इतनी बड़ी कंपनी की एक नींव रखी जाए? रजत जी, पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने हमको रिकॉग्नाइज़ किया, हमारे ब्रांड को रिकॉग्निशन फ्रॉम अ ब्रांड लाइक हिंदुस्तान एज रिकॉग्नाइज्ड एंड रिस्पेक्टेड ब्रांड, उसने शालीमार को इस काबिल समझा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक़ है कि कैसे शुरुआत की और क्या इसका इनिशिएशन कैसे हुआ, तो बेसिकली मैं तो सेकेंड जनरेशन बिजनेसमैन हूँ और मैंने अपना इंजीनियरिंग की पढ़ाई जब मैं कर रहा था तो क्योंकि मुझे एक पैशन इस फील्ड में था, तो मैंने जो मेरी प्राइम ब्रांच के जो एप्लीकेशन थी वो सिविल थी। अच्छा। तो मैं सिविल में ही इंजीनियरिंग करना सोच चाहता पहले से थी जी, क्योंकि मुझे रियल एस्टेट काफ़ी हद तक इंस्पायर करता था। उसके कुछ रीजंस भी थे और कुछ शौक़ भी था। और मैं सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैंने MBA किया और जब मैं बिज़नेस में आया तो उस टाइम में हमारा शालीमार ब्रांड का पहला प्रोजेक्ट शालीमार अपार्टमेंट शुरू हो चुका था और वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे था। ये ब्रांड इस कंपनी की शुरुआत जो हमारे बड़े भाई हैं, ज़्यादा और कम पार्टनर संजय सेठ साहब, उन्होंने और हमारे फादर ने शुरुआत की। और उस टाइम में लखनऊ में रियल एस्टेट में कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस और अपार्टमेंट्स, ग्रुप हाउसिंग्स का एक ट्रेंड शुरू हुआ था। और हम लोगों को मैं ये कहूँगा कि हमारे फादर को और प्राइमरीली संजय भैया को ये लगता था कि यहाँ पर अच्छे रियल एस्टेट डेवलपमेंट की बहुत गुंजाइश है और हम लोगों को कुछ एकदम नए यूनिक डिज़ाइंस और हाई क्वालिटी का काम करना चाहिए। उसी में आपस के मंथन के बाद ये शुरू हुआ कि हम लोग जॉइंट वेंचर में एक कंपनी बनाएं और एक ब्रांड इस्टेब्लिश करें। उसका नाम शालीमार डिसाइड हुआ और 1995 में वो पहला प्रोजेक्ट शालीमार के नाम से शुरुआत हुई। संजय भैया पहले से रियल एस्टेट में थे और हमारे फादर पहले से प्रॉपर्टीज़ में उनका बहुत इंटरेस्ट रहता था, तो वो प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ख़रीदा करते थे। और जब मैं बिज़नेस में आया तो उन्होंने 13-14 प्रॉपर्टीज़ की मुझे लिस्ट दी कि ये है, अब तुम्हें देखो क्या करना है। और एक प्रोजेक्ट ही शुरू हो चुका था। जो शालीमार अपार्टमेंट शुरू हुआ वो हमारी फादर की, मतलब हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी थी। उसके ऊपर हम लोगों ने एक साथ बनाया और उसकी शुरुआत की और धीरे धीरे रास्ते बनते गए और सबका साथ बनता गया और ये कंपनी आज यहाँ है जहाँ पे आप। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई आपने कि कहाँ से शुरुआत हुई। आप ही की प्रॉपर्टी से वहीं पे पहला टावर खड़ा हुआ। ये बताइए कि जिस समय शुरुआत हुई उस समय चैलेंजेस क्या क्या थे? देखिए, जिस वक्त शुरुआत हुई उस टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज तो सेल थी, क्योंकि जो मार्केट का साइज़ और जो मार्केट का पोटेंशियल आज हम लोग देखते हैं वो उसको अगर उस टाइम पे आप देखें तो उस टाइम में
सेल करना, अपार्टमेंट बेचना एक अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मार्केट का साइज़ बहुत छोटा था। अच्छा। और आपको पहले तो अपने आप में वो एक इशू था, उसके बाद सेकेंडली अगर वो मार्केट का साइज़ जो था भी, तो उसमें अच्छी क्वालिटी के और अच्छे डेवलपमेंट के बायर्स कंपैरेटिवली कम थे। हाँ। तो पहले मार्केट छोटी, फिर उसके ऊपर और फर्दर अच्छी प्रोडक्ट्स की मार्केट और फर्दर छोटी। तो सबसे बड़ा तो चैलेंज ये था कि अगर आप 25-30 अपार्टमेंट का भी प्रोजेक्ट बनाते थे तो भी उसको बेचना एक अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज होता था। ए बी, मुझे इस अपने रीजन में एक प्रॉब्लम थोड़ी सी वो तब भी थी और वो आज भी है, कि जो ज़्यादा इवॉल्व मार्केट्स होती हैं, जैसे वो NCR है या बॉम्बे है, बैंगलोर है, हैदराबाद है, जो इवॉल्व मार्केट्स होती हैं वहाँ के ऊपर उस टाइप के, उस क्वालिटी के, उस टेम्परामेंट के बायर्स भी होते हैं और वैसी वर्कफोर्स भी होती है, वैसे कंसल्टेंट्स भी होते हैं। तो आपको सेकंड चैलेंज होता था कि आप डिज़ाइनिंग के लिए, लैंडस्केप के लिए, आर्किटेक्चर के लिए आपको कंसल्टेंट्स यहाँ थोड़ा मुश्किल से मिलते थे, क्योंकि यहाँ पर उस क्वालिटी का डेवलपमेंट नहीं होता था। नॉट दैट कि यहाँ पे अच्छे आर्किटेक्ट्स नहीं थे या नहीं हैं, बट जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसी में आदमी ज़्यादा ट्यून होता है। तो हम लोग दिल्ली से और बेंगलोर से आर्किटेक्ट्स और बॉम्बे से आर्किटेक्ट्स हम लोग ने कंसल्टेशन में इंगेज किया और उनके साथ में यहाँ पे डिज़ाइनिंग शुरू की। थर्ड जो एक चैलेंज था वो ये था कि आपको काम करने के लिए उस क्वालिटी की वर्कफोर्स नहीं मिलती थी, उस क्वालिटी के इंजीनियर्स नहीं मिलते थे। तो अब जो इंजीनियर आपको यहाँ मार्केट में अवेलेबल हैं, जो वर्कफोर्स आपको कॉन्ट्रैक्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको आप लीजिए, अपॉइंट करिए और फिर उनको आप ट्रेन करिए, और वो कांस्टेंट उनको परसुएड करके, ट्रेन करके उनको आप उस क्वालिटी के को अचीव करने के लिए पहले तो उनको मेंटली, फिजिकली तैयार करिए, तब जा कर के आपको वो चीज़ हासिल होती है। खालिद भाई, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। एक और सब लोग लखनऊ में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में जानना चाहेंगे, जिस क्वालिटी का आप कंस्ट्रक्शन और डिलीवरी देते हैं, 16 मिलियन स्क्वायर फीट आप बना चुके हैं, तो अब कितने मिलियन तक पहुंचने का और इरादा है? क्या देश में ही एक्सपेंशन है या बाहर भी एक्सपेंशन है? कुछ इसके बारे में विस्तार से बताइए। सब हम लोग जो अभी रिसेंट पिछले आयल से सिंस 2015 टू 2025 जो हमारा मेजर फोकस था वो टाउनशिप्स पे था। और मैंने स्टार्ट किया छोटे अपार्टमेंट से, छोटे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस से। फिर एक नेक्स्ट स्टेज था जब हमने बड़े साइज़ के प्रोजेक्ट्स लेने शुरू किए, जैसे जैसे हमारे अपनी जो रियल एस्टेट में एज एवरीवन नोज़ कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत इंटेंसिव होती है। तो जैसे जैसे हम ग्रो कर पाए, जैसे जैसे हमारे पास कैपिटल का बेस बढ़ा, जैसे जैसे हमारे को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट बढ़ा, वैसे वैसे प्रोजेक्ट के साइजेस बढ़े, और जैसे जैसे मार्केट बढ़ती है वैसे वैसे आपकी हिम्मत बढ़ती है। तो आज वो मार्केट पिछले 10 साल में काफ़ी ग्रो करी, काफ़ी इवॉल्व हुई, और हमने अपने प्रोजेक्ट के साइजेस स्टेप बाय स्टेप साइजेस बढ़ते गए। तो 2005 तक या 2004 और 5 में हमने जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए उनके जो साइजेस थे वो उसके पहले से कुछ बेटर थे। 2005 से 2015 के बीच में हमने साइजेबल प्रोजेक्ट्स किए जो ओपनिंग रोड पे महानगर में, जिसके साइजेस हमारे विभूति खंड में, गोमती नगर में। 2015 ऑनवर्ड्स हमारा मेजर फोकस टाउनशिप्स पे था, जो कि ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े लेआउट्स, इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स। और आज हम मुझे कहते हुए ये खुशी हो रही है कि लखनऊ में और NCR में हमने अच्छे साइज़ के प्रोजेक्ट्स किए, और अभी रिसेंटली लखनऊ में 3 अच्छे साइज़ की बड़ी जो लोगों ने उसको काफ़ी सराहा, ऐसी 2-3 टाउनशिप्स करी। आज फिर हमारा जो आगे का फोकस है वो हम टाउनशिप्स पे ही फोकस कर रहे हैं। आज जो हमारे इस पूरे उत्तर प्रदेश का जो ग्रोथ की जो साइकिल है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि हमें बाकी किसी जगह जाने से ज़्यादा यूपी, जहाँ के ऊपर पोटेंशियल भी है, जहाँ पे गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उसकी वजह से एक काम करने का बहुत अच्छा माहौल भी है, एक डेवलपमेंट का जो ओरिएंटेशन जो आज पूरे स्टेट में गवर्नमेंट मशीनरी से लेकर के इंडिविजुअल्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबका है। तो हम उस
पाथ पे चलते हुए यूपी में ही और एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, और जिसके लिए हमने इलाहाबाद, बनारस और कानपुर 3 शहरों में अच्छे साइज़ के 3 प्रोजेक्ट्स अभी रिसेंटली फाइनल किए हैं, जो कि इसी साल आइदर इस कैलेंडर ईयर और ये फाइनेंशियल ईयर, डिपेंडिंग ऑन द सैंक्शंस एंड डेट, हम 3 बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं। लखनऊ में हम 3 नई टाउनशिप्स लेकर के आ रहे हैं, और वो भी इसी फाइनेंशियल ईयर में इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। कानपुर, इलाहाबाद और बनारस, तो सब सुनने वाले ये जान लें कि यहाँ पर आप आने वाले हैं और यहाँ पे उनको एक क्वालिटी जी घर मिल सकता है। मैंने इन तीनों जगह के ऊपर लैंड हमारी फाइनलाइज हो गई है, डिज़ाइनिंग का काम चल रहा है, और हम ज़्यादातर जिन टॉप के इंटरनेशनल रेप्यूट के आर्किटेक्ट्स और कंसल्टेंट्स के साथ काम करते हैं जी, उन्हीं को हमने इन जगहों के लिए भी अपॉइंट किया है। तीनों, बनारस, इलाहाबाद और कानपुर, तीनों जगह हमारे इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स हैं जो काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम जैसा लखनऊ में कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर प्रोजेक्ट बने और डिलीवर हो, वैसे ही वहाँ के ऊपर लेकर के आए। आपने अभी बात करी थी क्वालिटी की, तो मैं उसको और आगे बढ़ाना चाहूँगा कि इतनी क्रेडिबिलिटी कैसे बिल्ड की, और ख़ासकर पोस्ट कोविड जिस तरीके से शालीमार ने लीडरशिप हासिल करी रियल एस्टेट सेक्टर में, तो इस ब्रांड क्रेडिबिलिटी और इक्विटी क्रिएशन के पीछे ऐसा क्या आपका मानना है कि जो इतनी ज़्यादा ये लोगों को प्रभावित कर गई? सर देखिए, मेरा पहले तो ये मानना है कि इस पूरे सफ़र में अगर मैं अपना और अपनी इस कंपनी के सफ़र का कहूँ, तो मुझे सबसे पहले मुझे ये लगता है कि किसी भी इंसान की कामयाबी में या किसी की ब्रांड की कामयाबी में सबसे बड़ा रोल तो ऊपर वाले का, भगवान का, खुदा का जी होता है कि आपको आपकी मेहनत को और आपकी चीज़ों को वो रास्ता और वो डायमेंशन मिले जो आप चाहते हैं। सेकेंडली, आई हैव बीन ब्लेस्ड कि हमारे बहुत सपोर्टिंग, बहुत इंकरेजिंग और बड़े लविंग पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे हमेशा बेहतर से बेहतर करने के ऊपर प्रोत्साहित किया। थर्डली, एज़ फार एज कंपनी के क्वालिटी के विजन का ताल्लुक़ है, तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारे भाई संजय भैया, उनका शुरुआत से, मैं तो सेकंड जनरेशन बिजनेसमैन हूँ, वो फर्स्ट जनरेशन थे, उन्होंने मुझसे पहले काम शुरू किया था, लेकिन उनका पहले दिन से जो नींव क्वालिटी की रखी हुई है, ये उनकी रखी हुई है कि उनका पहले दिन से ये था कि काम में डिज़ाइनिंग और क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। तो वो जो उन्होंने इनिशिएट किया, उसी लाइन के ऊपर हम लोग साथ में चले, और वो आज जो क्वालिटी और आर्किटेक्चर और डिज़ाइनिंग के जो स्टैंडर्ड जो सेट हुए, उसकी नींव मैं कहूँगा कि उसकी पूरी क्रेडिट उनको जाता है। उस चीज़ को आगे बढ़ाने में जो थोड़ा बहुत क्रेडिट होगा वो मेरा। बहुत ही हम्बलनेस से आपने इसका आंसर दिया। एक और चीज़ जानना चाहेंगे, खासकर दर्शकों के लिए जो ये रिकॉर्डिंग और ये जो वीडियो देख रहे हैं, बेसिकली रेरा के आने के बाद काफ़ी मार्केट में बदलाव आया। आपको रेरा का रोल और रेरा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे एक आम कस्टमर से जो कि अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगा के घर लेता है? 90% लोग ऐसे ही होते हैं जो अपनी एक हाउस लोन लेते हैं, फिर इकट्ठा करते हैं पैसे, फिर एक घर खरीदते हैं। तो रेरा का क्या रोल है, और रेरा के आने से सिनेरियो में रियल एस्टेट के क्या फ़र्क आया? देखिए, पिछले 10 साल में मैं आपसे अगर कहूँ तो इंडिया की रियल एस्टेट की मार्केट में 2 सबसे मेजर फैक्टर्स थे चेंज के। उसमें एक कोविड था और दूसरा रेरा था। दोनों के अलग अलग रीजंस हैं। कोविड में के बाद जो हम लोग ने मार्केट में ट्रांसफॉर्मेशन देखा, वो ये देखा कि लोगों को अपने रहने की जो, या अपने घर की जो एक्सपेक्टेशन थी, उसके साइज़ को लेके, उसकी एमिनिटीज़ को लेके, उसकी फैसिलिटीज़ को लेके, उसकी क्वालिटी को लेके, उसमें काफ़ी मेजर चेंज आया और काफ़ी अपग्रेडेशन हुआ। तो जो स्टैंडर्ड्स थे प्री कोविड और जो पोस्ट कोविड, उनमें बहुत मेजर चेंज देखने को मिला इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। लोगों को जो साइजेस थे, वो लोगों को बेटर स्पेसेस चाहिए।
अपने कॉन्डोमिनियम्स में या अपनी टाउनशिप्स में जहाँ के ऊपर भी वो ले रहे हैं वहाँ के ऊपर वो ज़्यादा एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ की अवेयरनेस, उसका शौक़ और उसकी चाहत, सब में बहुत मेजर चेंज आया। तो इसको लेकर के जो क्वालिटी के या डिज़ाइन के जो स्टैंडर्ड्स थे या जो साइज़ के जो स्टैंडर्ड्स थे रियल एस्टेट के, वो चेंज हो गए। दैट हैव बीन अ वेरी मेजर पुश टू रियल एस्टेट एज द इंडियन मार्केट। अब अगर मैं रेरा पे आऊँ तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट के हमारी ट्रेड में जो सबसे ख़राब पार्ट रहा पिछले 15 सालों में, वो ये रहा कि फॉर वेरियस रीजंस उस रीजंस में जाना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जो भी उसके रीज़न रहे हों, बहुत से डेवलपर्स ने इन्वेस्टर्स या बायर्स के साथ में कुछ काम अच्छा नहीं किया जी, और उस अच्छा न करने की वजह से इन्वेस्टर्स का, कस्टमर्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बहुत ज़्यादा विश्वास टूटा, उनको चोट लगी और उनको तकलीफ़ हुई। उसका आउटकम ये हुआ कि लोगों ने, बायर्स ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने डेवलपर्स के ऊपर विश्वास करना कम कर दिया। और मुझे लगता है किसी भी बिज़नेस की सबसे बड़ी जो बुनियाद होती है वो विश्वास होती है। अगर एक बार वो थोड़ा सा शेक हो जाता है तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट है ओवरऑल ट्रेड के लिए। और उस टूटे हुए विश्वास को या कहिए शैटर्ड विश्वास को जो संभालने का सबसे बड़ा काम किया है वो रेरा ने किया। रेरा के आने के बाद से जितने भी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड डेवलपर्स थे उनके लिए बहुत अच्छा उसका परिणाम रहा। मैं अपने लिए अगर पर्सनली कहूँ तो मैं आई हैव बीन ब्लेस्ड एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने बायर्स का और अपने साथ में जुड़े हुए लोगों का कि मेरे साथ कभी ये प्रॉब्लम नहीं रही। मेरे पास आज भी मैं बड़े फ़ख्र से बात कहता हूँ कि मुझे अपने बायर्स को या अपने इन्वेस्टर्स को कभी विश्वास दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनका इतना विश्वास इस कंपनी पे और इस ब्रांड के ऊपर रहता है। लेकिन उसको और फर्दर रेनफोर्स करने का काम रेरा ने किया और रेरा के आने के बाद से इस ट्रेड को एक लीगल फ्रेमवर्क मिला, जिस लीगल फ्रेमवर्क के अंदर एक वो बाध्यता बनती है जिस बाध्यता से कस्टमर को डिलीवरी और कस्टमर की अपेक्षा और कस्टमर को की टाइमिंग, वो सारी चीज़ें एक सर्टेन फ्रेमवर्क में रैप हो जाती है। रेरा यानी बहुत आम आदमी के लिए भी फायदेमंद है और जो अच्छे से काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ट्रांसपेरेंसी आती है। आप क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, आपने क्या डिलीवर करना है, कब करना है, कैसा करना है। कम से कम कोई एक फोरम, कोई एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको क्वेश्चन किया जा सकता है और आप किसी एक फोरम पे और डेवलपर के एतबार से आप उस पर आंसरेबल हैं, आप उससे बात दें, आपको उसी फ्रेमवर्क, उस लाइन के अंदर चलना है। खालिद भाई, अब एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। खासकर मैंने ये सुना आप अपनी वर्कफोर्स के लिए, और मुझे ये भी पता लगा कि 1500 लोग काम डायरेक्टली करते हैं और कम से कम 5000 लोग शायद इनडायरेक्टली भी इससे बेनिफिट उठाते हैं। तो ये आप इन लोगों का ख्याल कैसे रखते हैं जो इतनी अच्छी टीम आपने यहाँ बनाई है? इनके लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, क्या करते हैं जो आपकी टीम इतनी अच्छी बनी हुई है? सर देखिए, मेरा ये मानना शुरुआत से है कि बिज़नेस करने का जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो उसका मज़ा तो तब है जब आप उस पोजीशन पे हों कि आप ऑलमोस्ट हर मायने में हर उस सेक्टर की या हर उस मैं कहूँगा कि अपने स्टेक होल्डर्स की आप फर्स्ट चॉइस हो। मेरा ये सोचना रहता है कि अगर मैं इस रीजन के होम बायर्स की फर्स्ट चॉइस शालीमार है तो वो मेरे लिए गर्व की बात है। अगर सप्लायर्स या वेंडर्स की फर्स्ट चॉइस शालीमार है तो मेरे लिए गर्व की बात है। अगर एम्प्लॉयज़ की फर्स्ट चॉइस शालीमार है तो मेरे लिए गर्व की बात है। और अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इन्वेस्टर्स या स्टेक होल्डर्स, पार्टनर, उनकी शालीमार फर्स्ट चॉइस है तो मेरे लिए गर्व की बात है। अगर किसी इंसान को ये चारों मिल जाता है
तो पैसा कम मिले या ज़्यादा मिले वो सेकेंडरी है, यही प्राइमरी है। बहुत सुंदर बात कही तो आपने। मैंने ये कोशिश की और मैं काफ़ी हद तक इसमें अपने को कामयाब समझता हूँ और मैं इन सारे लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज लगता है कि हमारी कंपनी में, चाहे वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हों या वेंडर्स हों, सप्लायर हों, उनकी फ़र्स्ट चॉइस रहती है कि हम शालीमार से बिज़नेस कर लें। कहने में ये आसान है, बट इसके पीछे एक बहुत सही फिलॉसफी है। लंबी मेहनत और एक मेहनत लंबी और एक उस philosophy क्रेडिबिलिटी creation को है, उस क्रेडिबिलिटी credibility को है, मेंटेन yes, करने के लिए yes. आपको एक बहुत सी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। तो वी हैव बीन फॉर्चुनेट कि ये कस्टमर्स, वेंडर्स, ये कॉन्ट्रैक्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बायर्स, इन सब की मैं ये समझता हूँ और ये मुझे बड़ी इसकी खुशी है एंड आई एम थैंकफुल to God as well as to all the stakeholders कि we have been the first choice for all these partners in the trade. Yes. इसमें जो आपने वर्कफोर्स के लिए बात कही, तो क्योंकि आपने वर्कफोर्स स्पेसिफिक पूछा, तो मेरा ये सोचना है कि वर्कफोर्स चाहे वो सीनियर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो या वो साइट पे काम करने वाले टीम हो, उनको सबको भी उस कंपनी पे उतना ही हक है जितना बाकी सबका है। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि कोई भी आदमी जो कंपनी के साथ में जुड़ा है, उसको बाय एंड लार्ज ये फीलिंग होनी चाहिए कि वो एक फैमिली का सदस्य है और उसके अच्छे या बुरे में हर चीज़ में हम हर वक्त खड़े हैं, साथ खड़े रहें। मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश की कि कोविड में जो सबसे डेडली वाली वेव थी, उसमें हमारी कंपनी के 55 लोग तकरीबन कोविड से अफेक्टेड थे, उसमें से कुछ बहुत सीरियस थे। तो मैं ऑलमोस्ट हमारे बल्कि फैमिली को बड़ा स्ट्रेंज भी लगता था कि मैं डेली सुबह जो था वो अपने सब घर ही पे रहते थे, तो मैं डेली सुबह अपने कोविड हेल्पलाइन टाइप की खोल करके बैठ जाता था, चाहे वो हमारे दोस्त हों, रिलेटिव्स हों या हमारा स्टाफ, जिसके लिए जो कर सकते हैं, जो ज़रूरत हो। मैं साइक्लिक बेसिस पे फ़ोन करते, उस टाइम में तो हॉस्पिटल वाले जनरली फ़ोन नहीं उठाते थे कि अभी बेड मांगेंगे। तो मैं साइक्लिक उसमें फ़ोन करता था कि एक दिन आपने इराम में फ़ोन कर लिया, दूसरे दिन सहारा में कर लिया, तीसरे दिन पीजीआई के लिए कर लिया, तो चौथे दिन कहीं के लिए कर लिया। किसी ने किसी को एडमिट कराना, मैंने तकरीबन हर तरफ से अलग अलग 20-25 सिलेंडर्स का इंतज़ाम कर लिया था और 20-25 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का। और मैं जो हूँ वो यहाँ से हमीरपुर तक भेज करके डेली पास बनवा करके अपनी गाड़ी से सिलेंडर्स रिफ़िल करवा के मंगवाता था और जो लोग थे सबके यहाँ वो करवाता था। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई जो हम अपनी फैमिली वालों के लिए या फ्रेंड्स के लिए कर सकते थे, वो मैंने अपने स्टाफ के लिए किया। जो साइट की वर्कफोर्स है, उसके लिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है अगर मैं साइट के ऊपर, और मैं कम से कम 10-15 बार तो मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने जो लेबर्स जहाँ रहते हैं उनके टॉयलेट्स इंस्पेक्ट करने में खुद गया हूँ। तो मेरा ये रहता है कि अगर कोई लेबर जहाँ रह रहा है और उसको साफ़ टॉयलेट हम नहीं दे सकते और उसको हम पीने का साफ़ पानी नहीं दे सकते और उनके बच्चों को पढ़ाई का एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकते, तो मेरा काम करना बेकार। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि उनको, और ये बेसिक नीड है कि उनको थोड़ा सा रहने लायक उनके क्वार्टर्स हों। उसमें मैं ये नहीं कहूँगा मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि कुछ जगह की कंस्ट्रेंट रहती है जिसकी वजह से वो उतना नहीं हो पाता। प्लस वो सब कॉन्ट्रैक्टर्स के लोग होते हैं, उनकी अपनी लिमिटेशन होती है। बट वो बाय एंड लार्ज मैं कोशिश करता हूँ कि उनके रहने के क्वार्टर्स बेहतर हों, उनके पास प्रॉपर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनका यहाँ सैनिटेशन प्रॉपर हो, उस एरिया में सफाई प्रॉपर हो और उनको कूलर्स लगे हों, उनको ठंडा पानी गर्मी में और वैसे साफ़ सुथरा पानी मिलता रहे। इसके अलावा मेरा सबसे मेजर मैंने पिछले कोविड से पहले शुरू किया था, मेरे ख्याल से 10 साल करीब हो रहे होंगे। मैंने अपने यहाँ साइट्स के ऊपर, जितनी बड़ी साइट्स हैं ख़ास तौर से, उनके ऊपर एक ये ऑर्डर जारी कर दिया कि अगर कोई लेबर या कोई वर्कर स्किल्ड अनस्किल्ड हमारे यहाँ काम कर रहा है, उसको अपने बच्चे को पढ़ाना मैंडेटरी। बहुत बढ़िया। आप अगर अपने बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं तो आपको हम अपने यहाँ काम नहीं करने देंगे। तो मैंने एक लिस्ट में पीरियोडिकली बनवाता रहता हूँ कि साइट पे बच्चे कितने। एक NGO है जिसके साथ में सार्थक फाउंडेशन करके है, जिसके साथ में हमने
एक उस टाइम में वो आए मेरे पास, वो किसी और प्रोजेक्ट के लिए कि इसमें वो ज्वाइन कर लीजिए, और कोई वो ऐसे ही गरीब बच्चों की पढ़ाई के ऊपर काम करते। तो मेरा थोड़ा सा एजुकेशन में इंटरेस्ट रहता है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ क्या ज्वाइन करूं, मैंने तुम हमारे साथ ऐसे ज्वाइन कर लो। तो मैंने उनसे कहा आप हमारे स्टडी सेंटर्स वो लोग बनाते थे, तो मैंने कहा आप हमारी सारी बड़ी साइट्स पे स्टडी सेंटर बनाएंगे, और उसमें जो कुछ भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर या आपके जो कॉस्ट जो आएगी वो सब हम बेयर करेंगे, बट मेरी ये कंडीशन है कि सारे बच्चे वहीं पे रहें, वहीं पे पढ़ें। उनके पास इतना इंसेंटिव हो, बच्चों को क्या चाहिए जो वहाँ के ऊपर रह रहे हैं उनको, अगर आपने अच्छा इन्वायरमेंट बैठने के लिए दे दिया, कूलर लगा दिया, पानी कुछ आपने उनको कुछ गुडीज़ वगैरह, बच्चे आने लगते हैं। फिर जब वो आने लगते हैं तो उनको आप पढ़ाइए, और पढ़ा करके फिर उनको स्कूल के लिए तैयार करिए। और मैं एक बार जब वो बच्चे, तो कहीं पे 100 बच्चे हुए, कहीं 125 हुए, कहीं 80 हुए, और ये सारे नंबर्स बच्चों के, फिर वहाँ उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उनके लिए वॉशरूम, उनके लिए पानी, सारी सहूलियतें हो गई। अब उसके बाद वो सुबह से शाम तक एक स्टडी सेंटर चल रहा है, तो बच्चे जो वहाँ से तैयार होते गए उनको हम पास के गवर्नमेंट स्कूल में एडमिट कराते गए, एक स्टेप फर्दर भी। तो उसके बाद फिर हमने उनका आधार कार्ड और सब सारी चीज़ें बना करके उनको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिट करा दिया। और उसके आगे सबसे कह दिया कि जो बच्चा अपने क्लास में टॉप करेगा वो जहाँ कहेगा उसका एडमिशन करा देंगे, ताकि उसको ये भी ना लगे कि हम उसके पास कोई लिमिटेशन है कि उसको वहीं पढ़ना है जहाँ पर आसपास। तो ये एक बड़ा अच्छा, थोड़ा सा उसमें कमी ये हो जाती है कि क्योंकि मूवमेंट होता रहता है, तो बच्चे उतना लंबा टाइम तक, मतलब मेरा इंटेंट तो ये था कि बच्चा यहाँ पे जो आए वो कहीं किसी फॉर्मेटिव उस तक पास हो करके तब पहुँच जाए। हाँ, एक तो उससे, लेकिन अब वो थोड़ा सा मजबूरी ये होती है कि उसमें मूवमेंट बहुत फास्ट होता है कि कोई बच्चा यहाँ पे 3 साल है, 4 साल है, उसके बाद वो चला गया। बट एटलीस्ट आप बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन तक तो वो आप पूरा सपोर्ट। अब तो 10th क्लास तक के बच्चे तो हमारे यहाँ से निकल करके वो 10th क्लास तक तो हम लोग थोड़ा उसको फॉलो अप रखते हैं, वो सब कर रहे हैं। तो वो सब सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ के ऊपर, उसको देख करके मुझे वो थोड़ा सा मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट भी है, अच्छा लगता है। ये ब्रांड इक्विटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो वर्ड ऑफ माउथ से क्रिएट होता है और अच्छे काम करने से क्रिएट होता है। तो खालिद भाई, हमने प्रोजेक्ट से शुरुआत की, रियल एस्टेट से कहाँ से शुरू हुआ, अभी वर्कफोर्स पे, अब आपके हॉबीज़ के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि आपकी पर्सनल हॉबी क्या है, आप कैसे वक्त अपना जो मिलता है, थोड़ा वक्त मिलता है, वो कैसे बिताना पसंद करते हैं, क्या है आपकी हॉबीज़? सब मेरे आज बल्कि मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, 23 साल। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो शादी 23 साल हो गए, 3 बेटे हैं माशाल्लाह। और तो जो बेस्ट टाइम मुझे लगता है वो जो फैमिली के साथ स्पेंड कर लें वो, और उसमें भी ख़ास तौर से जो कम से कम 2 वेकेशन कोशिश करते हैं, विंटर में थोड़ी छोटी और समर में थोड़ी लंबी, की बच्चों के साथ छुट्टी पे जाना। तो जो सबसे बेहतरीन टाइम मैं मानता हूँ मुझे साल भर के अंदर क्वालिटी टाइम लगता है, वो ये लगता है। बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, तो जब तक वो साथ हमारे जाने के लिए तैयार हों, उसके बाद तो फिर सब अपना इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। दूसरा, मैंने हमारी जो बेगम हैं वो थोड़ा सा हेल्थ की पीछे ज़्यादा उनकी वो रहती है, प्रेशर। हाँ, तो उनके दौड़ाए मैं दौड़ता रहता हूँ कि वो जिम कर लीजिए, और आपको फिट रखने में काफ़ी हेल्प करती है। हाँ, अब जितने भी रह पाए, लेकिन वो तो उनकी कहे मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, वॉक और टेनिस और जिम, उसके बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी। और बाकी मुझे सबसे ज़्यादा जो रूटीन में फेवरेट पास टाइम मेरा है वो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो वो हफ्ते में 2 बार कम से कम मैं कोशिश करता हूँ, वो जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ। वो तो बहुत ही ज़रूरी है, वो एनर्जी देता है, ऑक्सीजन देता है। खालिद भाई लखनऊ के हैं तो खाने के भी शौकीन होंगे। जी साहब, बेहतरीन। तो एक ऐसी डिश बताइए जो आपको बहुत पसंद हो। सब लखनऊ के आदमी से आए तो बड़ी ज्यादती है कि आप एक डिश पूछें, तो ये तो बड़ा आप 2 बता दीजिए, 3 बता दीजिए। मुझे सब जगह का, मैं आपको तो लंबी लिस्ट है, लेकिन बहरहाल मुझे हर खाने का बहुत शौक़ है, हर तरीके के खाने का शौक़ है, हर टाइप की कुज़ीन पसंद करता हूँ, और अलग अलग जगह की अलग अलग चीज़ें हैं।
यहाँ पे लखनऊ के अगर नफीस, ख़ास तौर से लखनऊ की अगर आप बात करें तो मुझे टुंडे के कबाब, जी, पराठे बहुत पसंद हैं, चौक की नहारी पसंद है, होटल जेमिनी का शाही टुकड़ा बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया। और बाकी मेरी फेवरेट जो सबसे ज़्यादा टाइम गुजरता है वो ताज की कॉफ़ी शॉप में। बहुत बढ़िया। रियल एस्टेट के बारे में एक ऐसी क्या चीज़ है, एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है इस बिजनेस के बारे में? सब रियल एस्टेट की सबसे बड़ी अच्छाई, हालांकि वो थोड़ा सा उसमें वो भी है, मतलब उसकी एक कांस्टेंट प्रेशर भी रहता है। रियल एस्टेट मुझे लगता है एक वाहिद ट्रेड है जिसमें क्रिएटिविटी बहुत है। उस क्रिएटिविटी का एक अपना सुकून और एक अपना नशा है। आप कोई चीज़ क्रिएट करते हैं और हर वक्त हर कुछ पीरियड पे कोई नई चीज़ क्रिएट करते हैं। वो मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे ट्रेड हैं जिसमें आपको ये खुशी मिलती है क्रिएटिविटी की। उसके साथ में एक दूसरी बहुत बड़ी अच्छाई ये है, जिसकी एक लिमिटेशन भी है, वो ये है कि रियल एस्टेट में मोनोटनस नहीं होता कभी। आप कभी भी बोर नहीं होते अपने बिजनेस से, क्योंकि आपके पास हर वक्त कोई ना कोई चीज़ नई होती है। आप कोई नई चीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं, कोई नए टाइप की टाइपोलॉजी है, कोई नई टाइप की डिज़ाइन है, कोई नए टाइप का लैंडस्केप है, कोई नई टाइप का मास्टर प्लान है। क्रिएटिव तो इंस्टिंक्ट वो कभी भी उसमें मोनोटनी नहीं आती। जैसे आप कोई अगर ऐसा, जैसे मेरा हम लोग का फैमिली बिजनेस फॉर मोर देन 100 years वी हैव बीन इन ग्लास ट्रेड, और बड़ा मेजर डोमिनेंस हमारा इस रीजन में ग्लास ट्रेड के ऊपर रहा है, यूपी, उत्तरांचल, नेपाल, बिहार, इस पॉकेट में। लेकिन वहाँ पर आपको कुछ पीरियड के बाद आपको वो मोनोटनी फील होगी कि आपको वही प्रोडक्ट, वही डीलर नेटवर्क, वही सिस्टम, वही साइकिल, वो सब सारी चीज़ें। रियल एस्टेट में कभी भी कोई मोनोटनी नहीं है, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन है, और हर बार कोई नया चैलेंज और कोई नई चीज़ है। एक सवाल और पूछना चाहूँगा, थोड़ा अटपटा होगा, हालांकि आपने पहले से ही बता दिया था कि आपने सिविल इंजीनियरिंग की है, बट अगर आप रियल एस्टेट ना करते तो फिर क्या करते? सब मुझे जो बहस करना हाँ, बहुत इंस्पायरिंग लगता है। तो मुझे लगता है शायद अगर मुझे कोई चीज़ अपने अंदर के ट्रेड्स की वजह से कोई चीज़ रियल एस्टेट से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकती थी, जी। तो आई वुड हैव लव टू बी अ लॉयर। छुट्टियों पे कहाँ सबसे ज़्यादा जाना पसंद करते हैं? फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है? यूरोप, मतलब यूरोप में जो इटली, यूके, स्पेन, मतलब प्राइमरीली यूरोप। खालिद भाई, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है शालीमार का? ये थोड़ा इस पे जानना चाहेंगे हम लोग। कैसे आपने क्रिएट किया है जो इतना ये सक्सेसफुल है, इसलिए ये सवाल आता है। सब देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी भी कंपनी को ड्राइव करने के लिए मैनेजमेंट का तो जो रोल है वो है, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, जो टीम है, उसका सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हमारे पास इस रीजन में आप सीनियर लेवल मैनेजमेंट से लेके सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंट, फाइनेंस, मेंटेनेंस, फैसिलिटीज़, MEP, किसी भी उसकी आप बात करें, तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास जो लोग हैं, जो हमारी कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट से लेके डाउन द लाइन वर्कफोर्स तक, इंजीनियर, सुपरवाइज़र, फोरमैन, पूरी टीम, वी हैव एक्सीलेंट टीम एंड वर्कफोर्स विद अस। उसकी और वही वजह है कि आज हम लोग इस क्वालिटी का और इस वॉल्यूम की पे चीज़ों को डिलीवर कर पा रहे हैं। रियल एस्टेट बाकी चीज़ों, बाकी ट्रेड्स से बरक्स एक फ़र्क है कि यहाँ के ऊपर कोई असेंबली लाइन नहीं है। बिल्कुल, कि आपने कोई जर्मनी से ला करके कोई प्लांट सेटअप कर दिया और आप, हर प्रोजेक्ट नया है और ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है। आपको फ्लोरिंग करनी है तो वो किसी टीम ने करनी है, एक आदमी ने पत्थर लगाना है, एक किसी इंसान ने ही टाइल लगानी है। प्लम्बिंग का काम कोई मशीन नहीं करेगी, प्लम्बर करेगा। इलेक्ट्रिकल का काम कोई इलेक्ट्रीशियन करेगा। कोई मशीन या कोई ऐसा असेंबली लाइन नहीं है जो इन सब सारी चीज़ों को क्रिएट करते हैं। जिस चीज़ पे जितना ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन होगा, उसमें उतना ज़्यादा स्कोप किसी चीज़ की कमी रह जाने का भी होगा। वो बिना कमी के
सही टाइम पे सही चीज़ डिलीवर कर पाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसका टोटल क्रेडिट हमारी टीम को और हमारे लोगों को जाता है जो इसको यहाँ तक लेकर के आए। बहुत बढ़िया। थैंक यू खालिद भाई, आपने इतना वक्त निकाला, इतनी अच्छे इंसाइट्स, इतनी अच्छी बातें बताई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैसे आपने इसको बिल्ड किया, कैसे इसकी वर्कफोर्स को बिल्ड किया, कैसे आप लोगों को मोटिवेट रखते हैं, क्या आपका फ्यूचर प्लान है, क्या आपकी सोच है। बहुत अच्छे से आपने हमारे दर्शकों को बताया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। वंस अगेन थैंक यू सो मच रजत जी, आपको और आपकी हिंदुस्तान की पूरी टीम को, जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनको, कि आपने इतना टाइम दिया और उससे ज़्यादा आपने हमको इस काबिल समझा कि हमको आप अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। थैंक यू।